देवगढ़ राज्य की राजधानी उस दिन कुछ अलग ही हलचल से भरी हुई थी। उस दिन सप्ताह का खास दिन था, जब नगर के मुख्य चौक में एक विचित्र प्रकार का बाजार सजता था। लेकिन यह कोई साधारण हाट नहीं था। यह वह जगह थी जहां इंसानों का सौदा होता था। यहाँ मनुष्यों को वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। यह अमानवीय परंपरा वर्षों से चली आ रही थी। युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिक, कर्ज के बोझ तले दबे लोग, अपराधी और गरीब परिवारों की बेटियां, सभी को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जाता था। मजबूरी इतनी गहरी होती थी कि कई माता पिता अपने ही बच्चों को बेचने पर विवश हो जाते थे। राज दरबार ने इस प्रथा को मान्यता दे रखी थी और समाज भी इसे सामान्य मान चुका था। धनवान लोग इन बेबस लोगों को खरीदते थे और उनसे कठोर परिश्रम करवाते थे। चौक के ठीक बीचों बीच एक ऊंचा लकड़ी का चबूतरा बनाया गया था। उस मंच के पास एक भारी शरीर वाला व्यक्ति खड़ा था। वह नीलामी का संचालन कर रहा था। व्यापारी बोली लगाते थे और जो सबसे ज्यादा दाम देता वही उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाता। सुबह से ही कई लोग बिक चुके थे। कुछ ताकतवर पुरुषों को खेतों में काम के लिए खरीदा गया, कुछ बूढ़े लोगों को बेहद कम कीमत में बेच दिया गया और कुछ मासूम बच्चों को घर के कामों के लिए ले जाया गया। लेकिन अब मंच पर एक युवती खड़ी थी। उस युवती की आयु लगभग 17-18 वर्ष के बीच रही होगी। उसके हाथ मोटी लोहे की जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे और पैरों में भारी बेड़ियां जकड़ी थीं। उसके कपड़े पूरी तरह चिथड़ों में बदल चुके थे और धूल मिट्टी से सने हुए थे। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वह डरी हुई नहीं थी। तभी नीलामी करने वाला आदमी ऊंची आवाज में बोला, सुनो सज्जनों, यह लड़की रूप में अद्भुत है। अगर इसे साफ करके अच्छे वस्त्र पहना दिए जाएं, तो यह किसी राजमहल की रानी जैसी लगेगी। नीलामी करने वाला हंसते हुए बोला, इसकी बोली कम से शुरू होगी, केवल 20 सिक्कों से। 20! एक व्यापारी ने तुरंत आवाज लगाई। 30! दूसरे ने कहा। 45! तीसरे ने दाम बढ़ाया। तभी भीड़ से एक धनी व्यक्ति आगे आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और उंगलियों में चमकती हुई अंगूठियां थीं। उसने भारी आवाज में कहा, 60! 75! पीछे से किसी ने तुरंत बोली लगाई। धीरे धीरे कीमत बढ़ती गई और हर नई बोली के साथ माहौल और भी तनावपूर्ण होता चला गया। वह युवती उस चबूतरे पर खड़ी हर बोली को ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर घोर तिरस्कार झलक रहा था। सामने खड़े लोगों के प्रति उसके मन में गहरी घृणा थी। उसे इस तरह किसी वस्तु की भांति खरीदा बेचा जा रहा था, मानो वह कोई इंसान ही न हो। उसी भीड़ में एक युवक भी खड़ा था। वह सबसे पीछे खड़ा होकर इस पूरे दृश्य को बड़ी गंभीरता से देख रहा था। उसके वस्त्र बिल्कुल साधारण थे, हल्के रंग का कुर्ता और साधारण धोती जैसे कोई सामान्य व्यापारी पहनता है। सिर पर बंधी पगड़ी भी बिल्कुल सादी थी। पहली नजर में वह भीड़ का एक आम हिस्सा ही लगता था, लेकिन जो व्यक्ति उसे ध्यान से देखता वह समझ जाता कि वह साधारण नहीं है। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अलग ही तेज था। उसके चेहरे पर ऐसी गरिमा थी जो केवल राजघरानों में देखने को मिलती है। वह था राजकुमार वीर प्रताप, देवगढ़ राज्य के महाराज सूर्यसेन का एकमात्र पुत्र। राजकुमार वीर प्रताप को अक्सर भेष बदलकर नगर में घूमने की आदत थी। वह आम लोगों के बीच जाकर उनके जीवन को करीब से समझना चाहता था। उसका मानना था कि राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर बैठकर प्रजा के दुख दर्द को समझा नहीं जा सकता। इसलिए वह कभी बाजारों में घूमता, कभी किसानों के खेतों तक पहुंच जाता, तो कभी निर्धनों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनता। वह अपने राज्य को केवल शासित नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे समझना चाहता था। लेकिन आज वह पहली बार इस दास बाजार में आया था और जो उसने देखा वह उसके लिए असहनीय था। परंतु वह तुरंत कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह प्रथा वर्षों से चली आ रही थी और राज्य के नियमों के अनुसार मान्य थी। तभी उसकी नजर उस युवती पर पड़ी और वह ठिठक गया। उसने देखा उस युवती की आंखों में भय नहीं था। वह न तो रो रही थी, न किसी से दया की भीख मांग रही थी। 65 सिक्के! भीड़ में से किसी ने जोर से पुकारा। 80! एक भारी आवाज गूंजी। वह आवाज उसी मोटे और धनी व्यापारी की थी जिसकी उंगलियों में चमकती हुई अंगूठियां थीं। उसका चेहरा कठोर और निर्दयी था और उसकी आंखों में केवल लालच झलक रहा था। राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह था सेठ रणधीरमल, नगर का सबसे धनी और निर्दयी साहूकार। लोगों के बीच उसकी एक ही पहचान थी, क्रूरता। कहा जाता था कि उसके घर में जो भी दास जाता का जीवन नरक बन जाता। राजकुमार वीर प्रताप का मन अचानक बेचैन हो उठा। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस युवती को उस निर्दयी व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने देगा। कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसका हृदय उसे यही करने के लिए मजबूर कर रहा था। अचानक उसने ऊंची आवाज में कहा, 150 सिक्के! पूरा बाजार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लोगों ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर उस युवक की ओर देखा। इतनी बड़ी राशि, वह भी एक दासी के लिए! यह किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात थी। सेठ रणधीरमल गुस्से से तिलमिला उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, 200! राजकुमार ने बिना किसी उत्तेजना के स्थिर स्वर में उत्तर दिया। 250! अब तो जैसे पूरा वातावरण थम गया। इतनी बड़ी रकम में तो कोई शानदार हवेली खड़ी की जा सकती थी। भीड़ के लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रणधीरमल का चेहरा अपमान और क्रोध से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, पर वह असहाय खड़ा रह गया।
नीलामी कराने वाला व्यक्ति आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, एक बार, दो बार और तीसरी बार, यह युवती अब इस युवक की हो चुकी है। इतना सुनते ही भीड़ में हल्की हलचल फैल गई। लोग आपस में धीमे स्वर में बातें करने लगे। राजकुमार वीर प्रताप ने बिना कुछ कहे अपनी थैली से सिक्के निकालकर नीलामी करने वाले को दे दिए और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। जब वह युवती के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वह उसे तीखी नजरों से घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास भरा हुआ था। मुझे हाथ मत लगाना, युवती ने दांत भींचते हुए कहा। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। युवती ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसने जीवन में इतना धोखा देखा था कि अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हाथों में जंजीरें थीं, पैरों में बेड़ियां। वह चाहकर भी कहीं भाग नहीं सकती थी। वह चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। राजकुमार उसे नगर से बाहर एक सुनसान और शांत स्थान पर बने छोटे से घर में ले गया। चारों ओर पेड़ों की हरियाली थी, जिससे वह जगह और भी एकांत लग रही थी। घर आकार में छोटा था, पर साफ सुथरा और व्यवस्थित था। यह स्थान राजकुमार का एक गुप्त ठिकाना था, जहां वह कभी कभी भेष बदलकर आने पर विश्राम करता था। इस स्थान की जानकारी केवल उसके एक विश्वासी सेवक को ही थी। घर के भीतर पहुंचकर राजकुमार ने पहले उसके हाथों की बेड़ियां खोली, फिर पैरों की जंजीरें। युवती कुछ क्षण तक अपने मुक्त हाथों को देखती रह गई, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि वह अब बंधन से मुक्त हो चुकी है। उसकी कलाइयों पर लोहे की जंजीरों के गहरे निशान उभर आए थे। फिर आश्चर्य से राजकुमार की ओर देखने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? उसने हिचकते हुए पूछा। तुमने मुझे खरीदा है, फिर ये बंधन क्यों खोल रहे हो? राजकुमार वीर प्रताप ने शांत और कोमल स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। अब तुम किसी की दासी नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो। युवती को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, इतनी बड़ी रकम देकर कोई किसी को यूं ही आजाद नहीं करता। तुम जरूर कुछ चाहते हो। सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। उसकी बात सुनकर राजकुमार के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, मैं सच में कुछ नहीं चाहता। बस इतना चाहता था कि तुम उस निर्दयी सेठ रणधीरमल के हाथों में न जाओ। वह बहुत क्रूर इंसान है, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। युवती ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। वहां कोई छल नहीं था, केवल सच्चाई थी। और अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिनों से उसने अपने आंसू रोक रखे थे। उसने खुद से वादा किया था कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी, कभी नहीं रोएगी। लेकिन आज जब किसी ने उससे इंसानियत से बात की तो उसका दिल टूट गया। राजकुमार धीरे से उसके पास बैठ गया और नरम स्वर में बोला, रो लो, तुम्हारे मन में जो दर्द है उसे बह जाने दो, अब सब ठीक होगा। काफी देर तक वह यूं ही रोती रही। धीरे धीरे उसकी सिसकियां कम होने लगीं। उसने अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं जाऊंगी कहां? मेरा कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं बचा। अगर मैं यहां से चली भी जाऊं तो किसके पास जाऊंगी? राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस हालत में यहां कैसे पहुंची? मुझे सब बताओ। युवती ने गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे बीते हुए समय को याद कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरा नाम पद्मिनी है। मैं पहाड़ों के बीच बसे अमरकूट राज्य की राजकुमारी हूँ। हाँ, कभी थी। मेरे पिता महाराज महेंद्र सेन थे। हमारा राज्य छोटा जरूर था, लेकिन बेहद सुंदर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वन और निर्मल नदियां बहती थीं। मेरे पिता एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। मेरी माता भी अत्यंत करुणामयी थीं और मेरी एक छोटी बहन भी है। उसका नाम किरणमाला है, पद्मिनी ने धीमे स्वर में कहा। इतना कहकर वह कुछ क्षण के लिए रुक गई। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। राजकुमार ने तुरंत पास रखे घड़े से पानी भरकर उसे थमा दिया। उसने धीरे धीरे पानी पिया, खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया। कुछ समय पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, तभी हमारे जीवन पर विपत्ति टूट पड़ी। उत्तर दिशा में एक विशाल साम्राज्य था, जिसका शासक था भैरव सिंह, एक निर्दयी और लालची राजा। उसकी नजर हमारे राज्य पर थी। हमारे पहाड़ों में बहुमूल्य रत्न निकलते थे और धातुओं की खानें भी थीं। वह किसी भी कीमत पर हमारे राज्य को अपने अधीन करना चाहता था। उसने मेरे पिता के पास संदेश भिजवाया कि वे बिना युद्ध के अपना राज्य उसे सौंप दें, लेकिन मेरे पिता, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी प्रजा को किसी अत्याचारी के हवाले नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। फिर युद्ध हुआ। उसकी सेना बहुत विशाल थी, चारों ओर सैनिक ही सैनिक, और हमारी सेना बहुत छोटी। फिर भी हमने पूरी बहादुरी से युद्ध लड़ा। मेरे पिता स्वयं रणभूमि में उतरे, आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन हम हार गए। राजकुमार वीर प्रताप का हृदय भर आया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे साहस दे रहा हो। पद्मिनी ने आगे कहा, मेरे पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब यह समाचार मेरी माता तक पहुंचा तो वे यह सह नहीं पाई। उन्होंने महल की ऊंचाई से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए।
मैं और मेरी छोटी बहन, हमें उस क्रूर राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया। हमें दास बनाकर अलग अलग जगह भेज दिया गया। मुझे इस नगर में लाया गया, लेकिन मेरी बहन को कहां ले जाया गया मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं उसे ढूंढना चाहती हूं, लेकिन मैं बेबस हूं। इन दिनों में मुझे बार बार बेचा गया, एक से दूसरे मालिक के पास। पहला आदमी मुझे अपने घर ले गया और मुझसे नौकरानी जैसा काम करवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं एक राजकुमारी थी, मैं किसी की दासी नहीं बन सकती थी। उसने मुझे मारा, बहुत मारा, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने उसे घायल कर दिया और उसने गुस्से में आकर मुझे फिर से बाजार में बेच दिया। दूसरे व्यक्ति ने भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया, पद्मिनी ने धीमी आवाज में कहा, और मैंने उसके साथ भी वही किया जो पहले के साथ किया था। फिर उसने भी मुझे वापस बेच दिया और आज मैं फिर यहां खड़ी थी। उसकी आवाज में दर्द भी था और दृढ़ता भी। हर कोई मुझे अपने हिसाब से झुकाना चाहता था, मुझसे काम करवाना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। उसने सिर उठाकर कहा, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकी। मैं एक राजकुमारी हूं और चाहे मेरे पास अब कुछ भी न बचा हो, पर मैं अपना सम्मान कभी नहीं खोऊंगी। राजकुमार वीर प्रताप उसकी बात सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। उसने इतने कष्ट सहने के बाद भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा था। वह टूटी नहीं थी, वह झुकी नहीं थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पद्मिनी, अब तुम्हें किसी की दासी बनकर नहीं रहना पड़ेगा। तुम यहां सुरक्षित रह सकती हो और मैं तुम्हारी बहन किरणमाला को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करूंगा। यह मेरा वचन है। यह सुनकर पहली बार पद्मिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने राजकुमार की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? राजकुमार कुछ क्षण चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, मेरा नाम देव है और मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो अन्याय को सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इसीलिए मुक्त किया क्योंकि तुम एक इंसान हो और किसी इंसान का इस तरह बिकना गलत है। उसने जानबूझकर अपना असली परिचय छुपा लिया। इसके बाद वह अंदर गया और कुछ देर में भोजन लेकर लौटा। ताजा रोटियां, सादी सब्जी और दाल। साथ ही उसने उसके लिए साफ कपड़े भी लाए, एक हल्के नीले रंग की साड़ी और चोली। पद्मिनी ने कई दिनों बाद चैन से भोजन किया। हर निवाला जैसे उसके भीतर जमी पीड़ा को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा था। कुछ देर बाद पद्मिनी ने स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो राजकुमार वीर प्रताप कुछ क्षण के लिए उसे देखता ही रह गया। वह सच में अद्भुत रूपवती थी। उसका चेहरा स्वच्छ और दमकता हुआ था। बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें गहराई और तेज दोनों थे। उसके लंबे घने और मुलायम बाल कंधों पर लहराते हुए उसके सौंदर्य को और भी बढ़ा रहे थे। जैसे ही उसके चेहरे से धूल और थकान की परत हट गई, उसका असली रूप सामने आ गया। वह किसी साधारण युवती की तरह नहीं, बल्कि सचमुच एक राजघराने की बेटी जैसी लग रही थी। पर राजकुमार को उसकी सुंदरता से भी अधिक उसका साहस प्रभावित कर रहा था। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार प्रतिदिन उससे मिलने आता रहा। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। पद्मिनी ने उसे अपने अतीत के बारे में विस्तार से बताया, अपने राज्य अमरकूट की ऊंची पहाड़ियों के बारे में, वहां बहने वाली निर्मल नदियों के बारे में, अपने माता पिता की यादों के बारे में और अपनी छोटी बहन किरणमाला के बारे में भी। वह अभी बहुत छोटी है, शायद 14-15 वर्ष की होगी, बहुत भोली है और बहुत मधुर गाती है। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती। पता नहीं वह इस समय कहां होगी, किस हाल में होगी। राजकुमार ने उसे आश्वासन दिया, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, यह मेरा वचन है। इसके बाद उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया। उसके विश्वासी लोग पूरे नगर में फैल गए। हर बाजार, हर हवेली, हर अमीर व्यापारी के घर में खबर जुटाने लगे। वे एक ही बात का पता लगा रहे थे, कौन है वह किशोरी जिसे कुछ समय पहले पहाड़ी राज्य से लाया गया था। कई दिनों की खोजबीन के बाद आखिरकार एक गुप्तचर खबर लेकर लौटा। उसने बताया, नगर के पूर्वी भाग में एक धनी व्यापारी रहता है, उसका नाम सेठ हरिराम है। उसने कुछ समय पहले एक किशोरी को खरीदा था। वह लड़की उसके घर में छोटे मोटे काम करती है, बहुत सुंदर है और मधुर स्वर में गाना भी गाती है, गुप्तचर ने बताया। यह सुनते ही राजकुमार वीर प्रताप को लगा यह निश्चित ही किरणमाला हो सकती है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगले ही दिन वह भेष बदलकर उस व्यापारी सेठ हरिराम के घर पहुंचा। उसने सहजता से कहा, मुझे एक युवती की आवश्यकता है जो मेरी वृद्ध माता की सेवा कर सके। यदि तुम्हारे पास कोई हो तो मैं उसे उचित मूल्य पर ले सकता हूँ। सेठ हरिराम यह सुनकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो गया। उसे उस लड़की से ज्यादा काम नहीं मिल रहा था और वह शारीरिक रूप से भी कमजोर थी। उसने मन ही मन सोचा, इसे बेचकर कोई और ताकतवर नौकरानी खरीद लूंगा। लालच में आकर उसने तुरंत सौदा करने की हामी भर दी। कुछ देर की बातचीत के बाद राजकुमार ने उसे अच्छी खासी रकम देकर वह लड़की अपने साथ ले ली। जब वह उस युवती को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा तो पद्मिनी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। किरण, उसने भावुक होकर पुकारा। यह नाम सुनते ही वह लड़की भी चौंक उठी। दीदी, वह रोते हुए उसकी ओर दौड़ी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। कई दिनों बाद वे फिर से मिली थीं। ऐसे दिन जो उन्हें बरसों जैसे लगे थे। दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि मिलने की राहत और खुशी के थे। पद्मिनी ने कांपती आवाज में पूछा, किरण, तुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा ना? किरणमाला की आंखों में आंसू भर आए।
उसने धीमे स्वर में कहा, दी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर पद्मिनी ने उसे और कसकर गले लगा लिया। फिर वह भावुक होकर राजकुमार वीर प्रताप के पास गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह उसके चरणों की ओर झुकने लगी और बोली, देव, आपने मुझे मेरी बहन से मिला दिया। आपने मेरे जीवन में फिर से उजाला भर दिया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? राजकुमार वीर प्रताप ने उसे तुरंत संभालते हुए उठाया और कोमल स्वर में कहा, पद्मिनी, तुम्हें आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा धर्म था। मुझे बस यही चाहिए कि तुम दोनों बहनें सुखी रहो। यही मेरे लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आने वाले दिनों में उन तीनों के बीच एक अनोखा संबंध बनने लगा। राजकुमार प्रतिदिन वहां आता, उनसे मिलता, उनसे बातें करता। कभी हंसी मजाक होता, कभी पुराने किस्सों की चर्चा। धीरे धीरे पद्मिनी और किरणमाला के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। उनके दिलों का दर्द कम होने लगा। पर इस सब के बीच कुछ और भी था। राजकुमार और पद्मिनी के बीच एक अलग ही अपनापन पनप रहा था। वे अब केवल परिचित नहीं रहे थे, वे सच्चे मित्र बन चुके थे। राजकुमार को पद्मिनी की दृढ़ता बहुत भाती थी। उसका साहस, उसका आत्मसम्मान और हर परिस्थिति में अडिग रहने वाला उसका स्वभाव। वहीं पद्मिनी भी राजकुमार की ओर आकर्षित होने लगी थी। उसकी सरलता, उसकी दयालुता और दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की भावना ने उसके हृदय को छू लिया था। दोनों के बीच अनकहा भाव धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक दिन पद्मिनी ने गंभीर स्वर में उससे पूछा, देव, तुम सच में कौन हो? तुम्हारे पास इतना धन कैसे आता है? और यदि तुम इतने संपन्न हो तो इतने साधारण वस्त्रों में क्यों रहते हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा। उसे समझ आ गया कि अब सच्चाई छिपाना उचित नहीं। उसने गहरी सांस ली, फिर पद्मिनी की आंखों में देखते हुए बोला, पद्मिनी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। कुछ क्षण रुककर वह आगे बोला, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं देवगढ़ राज्य का राजकुमार हूं। मेरा नाम वीर प्रताप है और मैं महाराज सूर्यसेन का पुत्र हूं। पद्मिनी और किरणमाला दोनों यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या? पद्मिनी के होंठ कांप उठे। तुम एक राजकुमार हो? फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? एक राजघराने का व्यक्ति किसी दासी के लिए इतना क्यों करेगा? और तुमने अपनी असली पहचान मुझसे छुपाई क्यों? राजकुमार वीर प्रताप ने धीरे से कहा, पद्मिनी, तुम कभी दासी थी ही नहीं। तुम हमेशा एक राजकुमारी थी, और एक साहसी राजकुमारी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे पद से नहीं बल्कि मेरे स्वभाव से जानो, एक इंसान के रूप में। पद्मिनी, इन दिनों में मैंने तुम्हें बहुत करीब से जाना है। वह थोड़ा रुका, फिर स्पष्ट स्वर में बोला, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरी रानी बनना स्वीकार करोगी? पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वीर प्रताप, मैं तैयार हूं। मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है। तुमने मुझे टूटने से बचाया, मेरी बहन को मुझसे मिलाया और मुझे फिर से जीने की वजह दी। पास खड़ी किरणमाला भी यह सब देखकर भावुक हो उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह खुशी से बोली, दीदी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजकुमार सच में बहुत अच्छे हैं। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। कुछ ही समय बाद राजकुमार वीर प्रताप दोनों बहनों को अपने साथ राजमहल ले गया, जहां उनका जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। जब राजकुमार वीर प्रताप अपने माता पिता के सामने पद्मिनी और किरणमाला को लेकर पहुंचा और उसने पूरी कथा सुनाई, तो महाराज सूर्यसेन और महारानी देवयानी दोनों की आंखें नम हो गईं। महारानी ने तुरंत आगे बढ़कर पद्मिनी को अपने गले से लगा लिया। उनके स्वर में ममता छलक रही थी। बेटी, तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। आज से तुम हमारी पुत्री समान हो और तुम्हें अब किसी भी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। महाराज सूर्यसेन ने भी गर्व से कहा, पद्मिनी, तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सम्मान को बनाए रखा। यह किसी सच्ची राजकुमारी की पहचान है। और वीर प्रताप, उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखते हुए कहा, तुमने जो किया वह एक सच्चे राजकुमार का धर्म है। निर्बल की रक्षा करना ही राजधर्म है। लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, परंतु एक बात अब भी शेष है। अमरकूट राज्य आज भी उस अत्याचारी राजा भैरव सिंह के अधीन है। उसकी शक्ति अपार है, उसकी सेना विशाल और प्रशिक्षित है। राजकुमार वीर प्रताप ने बिना एक पल गनवाए दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, हम उस अत्याचारी को पराजित करेंगे। पद्मिनी का राज्य वापस लेना हमारा कर्तव्य है। पद्मिनी तुरंत बोल उठी, नहीं वीर प्रताप, मुझे अब किसी राज्य की इच्छा नहीं। मुझे बस तुम और मेरी बहन चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान किसी खतरे में पड़े। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, नहीं पद्मिनी, यह केवल तुम्हारा अधिकार नहीं बल्कि न्याय का प्रश्न है। उस क्रूर शासक ने तुम्हारे पिता की हत्या की, तुम्हारी माता को मृत्यु के लिए मजबूर किया और तुम्हें तथा तुम्हारी बहन को दास बना दिया। उसे उसके अपराधों की सजा मिलनी ही चाहिए।
महाराज सूर्यसेन ने भी समर्थन में कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अमरकूट को मुक्त कराएंगे और उस अत्याचारी को उसके कर्मों का फल देंगे। इसके बाद पूरे राज्य में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। अगले कई सप्ताहों तक सेना को कठोर अभ्यास कराया गया। नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए, रणनीतियां तैयार की गईं। राजकुमार स्वयं सैनिकों को प्रशिक्षण देता और हर छोटी बड़ी योजना पर ध्यान देता। और फिर वह दिन आ गया। देवगढ़ की विशाल सेना अमरकूट की ओर प्रस्थान कर गई। चारों ओर सैनिकों की लंबी कतारें थीं, युद्ध हाथी, तेज रफ्तार घोड़े और गूंजती हुई रणभेरी। जब वे अमरकूट की सीमा पर पहुंचे तो सामने शत्रु की सेना भी पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। और फिर रणभूमि में युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और दोनों ओर से भारी क्षति हुई। अंततः वह क्षण आ ही गया जब राजकुमार वीर प्रताप का सामना स्वयं उस अत्याचारी शासक भैरव सिंह से हुआ। दोनों आमने सामने आ खड़े हुए। फिर शुरू हुआ एक भीषण द्वंद्व। हर टकराव के साथ चिंगारियां उड़ती और धरती कांप उठती। दूर खड़ी पद्मिनी यह सब देख रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें एक पल के लिए भी उस दृश्य से हट नहीं रही थीं। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। वीर प्रताप ने पूरी शक्ति से तलवार चलाई। अगले ही पल भैरव सिंह गंभीर रूप से घायल होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी सेना का मनोबल टूट गया। देवगढ़ की सेना ने विजय का उद्घोष कर दिया। जय की गूंज चारों ओर फैल गई। अमरकूट राज्य अब अत्याचार से मुक्त हो चुका था। प्रजा खुशी से झूम उठी। लोगों ने अपने उद्धारकर्ताओं का स्वागत किया और पद्मिनी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन पद्मिनी ने विनम्रता से कहा, मैं नहीं, मेरी छोटी बहन किरणमाला इस राज्य की रानी बनेगी, वही यहाँ शासन करेगी। सभी लोग उसके इस निर्णय से प्रभावित हुए और सहमति जताई। इस प्रकार किरणमाला को अमरकूट की रानी घोषित किया गया। किरणमाला के साथ शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बुद्धिमान और अनुभवी मंत्री नियुक्त किया गया, जो हर निर्णय में उसका मार्गदर्शन करने लगा। इधर पद्मिनी राजकुमार वीर प्रताप के साथ देवगढ़ लौट आई। कुछ ही समय बाद देवगढ़ में एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। पूरा राज्य दीपों और पुष्पों से सजा दिया गया। दूर दूर से लोग इस शुभ अवसर के साक्षी बनने आए। राजकुमार वीर प्रताप और राजकुमारी पद्मिनी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात एक दिन राजकुमार ने महाराज सूर्यसेन से कहा, पिताजी मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहता हूँ। हमारे राज्य में जो दास प्रथा प्रचलित है उसे समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे का दास नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। महाराज ने गर्व से अपने पुत्र की ओर देखा और बोले, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो पुत्र। अब समय आ गया है कि इस कुप्रथा को समाप्त किया जाए। उसी दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, अब से देवगढ़ में किसी भी प्रकार की दासता को अपराध माना जाएगा। सभी दासों को तत्काल स्वतंत्र किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य को खरीद या बेच नहीं सकेगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह समाचार सुनते ही हजारों लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वर्षों बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली थी। उन्होंने हृदय से राजकुमार और पद्मिनी को आशीर्वाद दिया। समय के साथ दोनों ने मिलकर राज्य में कई सुधार किए। निर्धनों के लिए घर बनवाए गए, शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए और ऐसे चिकित्सालय स्थापित किए गए जहां हर व्यक्ति का निःशुल्क उपचार हो सके। पद्मिनी विशेष रूप से स्त्रियों और बच्चों की सहायता में लगी रहती थी। वह हमेशा कहती, मैंने स्वयं कष्ट झेला है, इसलिए मैं किसी और को उस पीड़ा से गुजरते नहीं देख सकती। एक संध्या जब राजमहल के उपवन में हल्की हवा बह रही थी, राजकुमार वीर प्रताप और पद्मिनी साथ बैठे थे। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में गहरा प्रेम था। वह प्रेम जो एक बाजार की भीड़ में जन्मा था, जो संघर्षों की अग्नि में तपकर और मजबूत हुआ और जो हर परीक्षा से गुजरकर अब अटूट बन चुका था। वह प्रेम जो समय के साथ और भी गहरा हो चुका था, आज भी उतना ही अटूट और सशक्त था। कुछ समय बाद किरणमाला भी अपने राज्य से देवगढ़ आई। बहनों का मिलन अब खुशी और संतोष से भरा हुआ था। चारों ओर शांति थी, सुख था और एक नई शुरुआत का उजाला था। पद्मिनी राजमहल की ऊंची दीवारों से बाहर देखते हुए अक्सर सोचती, जीवन कितना अनोखा है। एक समय था जब मैं बेड़ियों में जकड़ी खड़ी थी और आज मैं सम्मान और प्रेम से भरी एक रानी हूं। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती थी और चेहरे पर संतोष की मुस्कान। यह कथा हमें कई गहरी बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, हर मनुष्य को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी इंसान को किसी का दास बनाना सबसे बड़ा अन्याय है। दूसरी बात, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पद्मिनी ने विपरीत हालातों में भी अपने स्वाभिमान को नहीं खोया। तीसरी बात, यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक निर्णय ने हजारों लोगों को स्वतंत्रता दी और अन्याय की जंजीरों को तोड़ दिया। चौथी बात, धैर्य और साहस के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह अंततः विजय प्राप्त करता ही है। और यही प्रेरणा हमें भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है कि हम भी अपने जीवन में कभी हार न माने।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।